अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूट पीवी रेशियो का परसेंटेज है अपने पास सेल्स का आंसर है, तो सीधा आपको न्यूमरेटर मतलब न्यूमेरिक टर्म्स में कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज मिल जाएगी, बस उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और टोटल के हिसाब से आपको इसका पैरेटो एनालिसिस कर देना है। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर मैं सेल्स की बात करूँ ना तो देखो मेरा 82% रेवेन्यू कहाँ से आता है, ए बी सी और डी से। ए बी सी और डी मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाके देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई मुझे कौन करके देता है, बी ई सी और डी। मतलब आज देखो कि ई जो है ना उसका सेल्स कम हो रहा है, ई का वॉल्यूम सेल्स कम बिक रहा है, ई का सेलिंग प्राइस कम है, ई का सेल्स कम है, लेकिन ई प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा है। तो मैं एफर्ट क्या करूंगी पता है, मैं एफर्ट सॉरी नॉट ई, ठीक है, ई भी फिर भी सेकंड नंबर पे तो आ ही रहा है, ई फिर भी सेकंड नंबर पे तो आ ही रहा है। मैं इनको क्या अपना एनालिसिस समझाऊंगी कि आज समझो ई मुझे इतना ज्यादा हायर न्यूमेरिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना कि मुझे मेहनत ये करनी चाहिए कि मैं ई का क्या करूं, सेल्स बढ़ाऊं तो मेरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ेगा। मेरे सामने आप देखो तो ए इतना सारा बिक रहा है, लेकिन ए का कंट्रीब्यूशन कितना नीचे फॉल हो रहा है, ए का कंट्रीब्यूशन न्यूमेरिक टर्म्स में परसेंटेज टर्म में टोटल कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 8% है। तो मुझे मेहनत क्या करनी चाहिए कि ए ऑलरेडी बिक तो इतना सारा रहा ही है, तो कैसे मेहनत करके मैं ए की कॉस्ट घटाऊं, ए की प्राइस बढ़ाऊं कि ए का मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़े। सेल्स तो बढ़ी हुई है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाऊं तो फायदा हो जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा है पर सेल्स कम हो रही है, तो इसमें मुझे मेहनत करनी चाहिए। पर देखो ये जैसे आई प्रोडक्ट है, एच प्रोडक्ट है, बिकते भी कम है, कंट्रीब्यूशन भी कम है, तो इनके ऊपर जो मेहनत है ना वो हम एकदम लास्ट में करेंगे। ठीक है, एक बार सारा काम हो जाए फिर देखेंगे कि कैसे इसका सेल्स बढ़ा है, कैसे इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। सबसे पहले इस पे मेहनत करना सेंस नहीं बनेगा, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, इसका सेल्स बढ़ाओ, ऐसे मेहनत करो तो पैरेटो एनालिसिस के साथ आपको समझ में आएगा हाउ टू प्रायोरिटाइज। यस एवरीवन, एक बार देखेंगे फिर होमवर्क में खुद से इसको। ओके एवरीवन, बोलो ना फटाफट से। तो क्वेश्चन 7 हुआ अपना। रिकमेंडेशन देखो जो मैंने आपको समझाया वही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% सेल्स दे रहे हैं पर इनका मिलाओ तो कंट्रीब्यूशन कम है। तो यहाँ पे अगर हम एफ की, ए की, जी की, इनकी बात करें ना तो जिसका सेल्स ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाए ना, एटलीस्ट मजा आए। और जो नीचे वाले प्रोडक्ट है उन पे हम लोग लास्ट में काम कर लेंगे। डन, चल। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन, क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो डन एंड क्वेश्चन नंबर 1 वाज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया है ऑलरेडी, है ना। क्वेश्चन 1 ये वाला मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 11.67% और ये विद द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पूरा मैं आपको करवा चुकी हूं। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि थ्योरी तो अपनी पूरी खत्म हो गई, अब अपने को सिर्फ क्वेश्चंस करने बचे हैं। तो आ जाओ फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मजा आ रहा है क्या? रिकमेंडेशन थोड़ा सा कम समझा, चलो एग्जांपल लेके रिकमेंडेशन समझाते हैं। आज मेरी एक फास्ट फूड शॉप है, मैं यहाँ पे बेचती हूँ पाव भाजी। नाउ माय ओल्ड स्टूडेंट्स वुड नो माय लव फॉर पाव भाजी व्हिच इज, हाँ बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं अहमदाबाद में इतनी पाव भाजी खाती थी, लाइक एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक आई वुड से पाव भाजी। मेरा जोमेटो हिस्ट्री देख लो तो रात को मतलब 12 बजे वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है जहाँ से मैं पाव भाजी मंगवाती हूँ। तो इट्स लाइक 11:55, 11:57, 11:50, 11:45, बहुत सोच के रात का लाइक नहीं यार काम करना है, मंगवा लेती हूँ पाव भाजी। इतनी पाव भाजियाँ खाई है मैंने, तो माई लव फॉर पाव भाजी नेवर एंडिंग। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पूरी सिटी में भी कोई पाव भाजी अच्छी नहीं लग रही है, सो आई एम स्टिल मिसिंग माई पाव भाजी। तो ठीक है एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, 1.5 महीना हो गया अच्छी पाव भाजी खाए शादी के बाद। चलो पाव भाजी में क्या होता है कि आई सेल वन पाव भाजी, आई सेल वन पाव भाजी लेट्स से फॉर 210 रुपीज, दिस इज माई सेलिंग प्राइस। एंड पूरे दिन में मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पाव भाजी बहुत पसंद है, तो भाई पूरे दिन में आराम से अपनी 300 पाव भाजी बिक जाती है। दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज व्हाट आई अल्टीमेटली अर्न। और पाव भाजी बनाना कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो एक पाव भाजी बनाने में मेरा जो खर्चा होता है ना, मान लो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये होता है, यार तो बहुत ज़्यादा चीप हो गया वहाँ, लेकिन मार्केट में 100 की पाव भाजी भी मिलती है, तो ठीक है 100 रुपये में मेरी पाव भाजी पूरी बन जाती है। यानी एवरी सिंगल पाव भाजी दैट आई सेल आई एम एबल टू अर्न, एवरी सिंगल पाव भाजी दैट आई सेल इज 210 माइनस 100 इंटू 300, यानी मैं टोटल पाव भाजी पे 33,000 दिन का कमा लेती हूँ। से यस और नो, है ना। अब सामने समझो मेरे पास है बड़ा पाव। अब बड़ा पाव भाजी तो क्या है, आदमी एक प्लेट ही खा सकता है, बड़ा पाव तो क्या है 2-3 बड़ा पाव तो यूँ चटका ले लो, और बड़ा पाव तो आधे से लोग खाते भी बहुत है बिकॉज सस्ता होता है। तो मान लो मेरा एक बड़ा पाव मैं बेचती हूँ 25 रुपीज़ पे और अपना इतना बड़ा मस्त रेस्टोरेंट के 300 पाव भाजी बिकती हूँ, तो बड़ा पाव कितने बिकते होंगे, तो मैं दिन के 800 बड़ा पाव बेच देती हूँ। विच मीन्स सिर्फ बड़ा पाव से मेरा 800 इंटू 25 का यानी 20,000 का रेवेन्यू आ जाता है। लेकिन बड़ा पाव बनाने की कॉस्ट भी समझो मेरी ऑलमोस्ट मैं बटर में बड़ा पाव बनाती हूँ, अच्छे सब इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ, तो इस केस में मेरी एवरी सिंगल बड़ा पाव बनाने की भी कॉस्ट समवेयर अराउंड मान लो 15 to 18 रुपीज चली जाती है। यानी पर बड़ा पाव व्हाट आई एम अर्निंग, your per pav bhaji I am earning 110 and your per vada pav I am let's say earning only and only 7 rupees। यानी आज अगर मैं पैरेटो एनालिसिस करना चाहूँ, अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग फूड मैं अपने फास्ट फूड स्टॉल पे बेचती हूँ, तो समझो आज मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ होगा, मैं ये सोचूंगी कि यार आज एक पाव भाजी बेच के कंट्रीब्यूशन कितना हाई है, कितना हाई कंट्रीब्यूशन है, एक पाव भाजी बेच के मुझे 110 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पाव भाजी बेचूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कमा पाऊं। मेरे बड़ा पाव में मेरे पास नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मेरा एफर्ट क्या है कि मैं ज्यादा बेचूं बिकॉज मैं प्रॉफिट फ्रंट पे काम कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी मेहनत है कि यार 800 बड़ा पाव बिक रहे हैं, समझो अगर मैंने बड़ा पाव की कॉस्ट 1 रुपए से भी घटा ली ना, 18 की जगह मैं 17 में बड़ा पाव बना पा रही हूँ, तो सीधा मैं एक दिन में 800 रुपए ज्यादा कमाने लगूंगी। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो पैरेटो एनालिसिस के सेल्स क्वांटिटी में सबसे ऊपर है, जिनका सेल्स सबसे ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन कम है, तो कैसे ना कैसे मेहनत करके उनका कंट्रीब्यूशन पुश करो ताकि आपको फायदा हो। वेरएज़ अभी जो एग्जांपल अपन ने देखा उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका कंट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा है जैसे कि पाव भाजी, पर वो हम ज्यादा बेच नहीं पा रहे, तो मेहनत करो, कोशिश करो ना कि सिटी में नंबर 1 पाव भाजी सेलर बन जाए, जितनी दिन के 1000 या 2-2 हजार पाव भाजी बेचो तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पैरेटो एनालिसिस हमको हेल्प करता है जब मल्टीपल चीजें हैं ना तब कंपेयर करने में। वर्सेस समझो एक सैंडविच है, एक सैंडविच है जिसमें सैंडविच बिकता भी थोड़ा सा महंगा है, क्लब सैंडविच बोल के हम 200 का बेचते हैं और बनता तो सैंडविच भी मान लो कितने में 80 to 90 रुपीज में ही बन जाता है, 100 रुपए में बन जाता है, और सैंडविच भी हम दिन के 500 बेच लेते हैं भाई। मतलब ये तो स्टार प्रोडक्ट हो गया अपना कि जिसका कंट्रीब्यूशन भी हाई और जिसका सेल्स भी हाई अकॉर्डिंग टू पैरेटो, तो इसकी तो क्वालिटी अपन बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस एम्फेसिस अपन इसके ऊपर करके चलेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं पैरेटो एनालिसिस। ये तो एक एग्जांपल हुआ सेल्स और कंट्रीब्यूशन को लेकर, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स को लेकर आप एनालिसिस कर सकते हो कि क्या चीज कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और सामने मान लो कि ऐसा एक जैसे कि मंचूरियन मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, चाइनीज आई डोंट लाइक चाइनीज एट ऑल, ठीक है, तो समझो मंचूरियन हम दिन के 10 भी नहीं बेच पा रहे हैं और बेच के एक मंचूरियन में बचते भी खाली 30-40
पाव भाजी ज्यादा बेचने लग जाए, बड़ा पाव की कॉस्ट घटा ले, सैंडविच को मेंटेन कर ले, सब होने के बाद हम मंचूरियन पे आएंगे, क्योंकि वो पैरेटो के एकदम नीचे फॉलो होता है, सेल्स बिकम कंट्रीब्यूशन बिकम, तो उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्लियर है सब? बता तेरी लैंग्वेज मिक्स हो गई। क्लियर है सबको? बोलो यस और नो। किसने पूछा था जिसको नहीं समझ में आया था? नेहा, क्लियर, अंडरस्टूड? अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ना बने तो आपको फिर से कंपटीशन की एग्जाम देनी चाहिए, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व, है ना? चलो, क्या बोला हम लोगों ने? 2 डिपार्टमेंट है अपने, कार्गो डिवीजन, पैसेंजर डिवीजन, इतने पर्सनल स्ट्रेन किए, इतनी फ्लाइट उड़ी और इतने रिजर्वेशन हुए। रेवेन्यू 42 लाख हो रहा है दोनों डिपार्टमेंट से। कॉस्ट इसकी 36 और इसकी 2850 जो इनके अकॉर्डिंग एट्रिब्यूटेबल है भाई। अब ट्रेनिंग का जो खर्चा हुआ टोटल 640 का हमने दोनों में हाफ हाफ कर दिया, क्योंकि एज ऑफ नाउ हम क्या करते हैं, जिसका जितना रेवेन्यू उसको उतनी कॉस्ट एट्रिब्यूट कर देते हैं। तो रेवेन्यू क्योंकि दोनों का 42 सेम है, तो हमने तीनों ही कॉस्ट को क्या करा, तीनों ही जो ओवरहेड कॉस्ट थी सेम 50-50 कर दिया, क्योंकि रेवेन्यू दोनों का क्या है, 50-50 है। बोलो ऐसा करना सही है कि गलत? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? मैं गुजराती नहीं हूँ और मैं बहुत स्पाइसी फूड खाती हूँ। चलो, आई एम नॉट गुजराती, आई एम नॉट मराठी ऑल्सो। हाँ, बेसिकली आई बिलोंग टू राजस्थान, हु वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात एंड नाउ मैरिड इन महाराष्ट्र। चल, तो इन्होंने जो किया है वो क्या है, वो बिल्कुल गलत है। हमको अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो जो एक्टिविटी कर रहा है उसको उतना कॉस्ट एलोकेट करना चाहिए। जैसे रिजर्वेशंस रिक्वेस्टेड कार्गो डिवीजन में है ही नहीं, तो फिर रिजर्वेशन का जो खर्चा है वो हम कार्गो डिवीजन क्या रिकमेंडेशन थोड़ा सा कम समझा। चलो एग्जांपल लेके रिकमेंडेशन समझाते हैं। आज मेरी एक फास्ट फूड शॉप है, मैं यहाँ पे बेचती हूँ पाव भाजी। नाउ माय ओल्ड स्टूडेंट्स वुड नो माय लव फॉर पाव भाजी, व्हिच इज बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं अहमदाबाद में इतनी पाव भाजी खाती थी, लाइक एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक आई वुड से पाव भाजी। मेरा जोमेटो हिस्ट्री देख लो तो रात को मतलब 12 बजे वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है जहाँ से मैं पाव भाजी मंगवाती हूँ। तो इट्स लाइक 11:55, 11:57, 11:50, 11:45, बहुत सोच के रात को लाइक नहीं यार काम करना है, मंगवा लेती हूँ पाव भाजी। इतनी पाव भाजियाँ खाई है मैंने, तो माई लव फॉर पाव भाजी नेवर एंडिंग। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पूरे सिटी में भी कोई पाव भाजी अच्छी नहीं लग रही है, सो आई एम स्टिल मिसिंग माई पाव भाजी। तो ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 1.5 महीना हो गया अच्छी पाव भाजी खाए शादी के बाद। चलो, पाव भाजी में क्या होता है कि आई सेल वन पाव भाजी, लेट्स से फॉर 210 रुपीज, दिस इज माय सेलिंग प्राइस। एंड पूरे दिन में मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पाव भाजी बहुत पसंद है, तो भाई पूरे दिन में आराम से अपनी 300 पाव भाजी बिक जाती है। व्हाट आई विल डू इज 6,40,000 into 200 divided by 1000 which will give me 128। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेन का खर्चा 320 लिखा है ना, वो 128 ही आएगा। यहाँ पे ज्यादा पर्सनल ट्रेन किया तो जो बचा खर्चा है वो किधर आ जाएगा? से यस और नो, बस ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये इंटर सीए में भी आया करता था, बिल्कुल वैसी ही चीज है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम, ग्रॉस मार्जिन आ गया। अब उसके बाद ट्रेनिंग को सिंपली क्या किया, 200 to 800 में टोटल को एलोकेट कर दिया, फ्लाइट टिकट को 350 to 250 में एलोकेट कर दिया, रिजर्वेशन भी यहाँ पे हुए ही नहीं है तो पूरा का पूरा हमने क्या किया, पैसेंजर डिवीजन को एलोकेट किया, और ऐसे अपनी ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? ये डिवीजन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाली कि कौन सा डिवीजन कितना कमा के देता है और सामने कितनी एक्टिविटी करवा के खर्चा करवाता है, तो समझ में आया हमको कि पैसेंजर डिवीजन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू कार्गो डिवीजन। और पहले हमने सीधी सीधी कॉस्ट एलोकेट कर दी थी, तो प्रॉफिटेबिलिटी हम इतने अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। यस नो क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना ये क्वेश्चंस में? कोई ऐसा थकान जैसा होता नहीं है, समझ में आता है तो बहुत मजा आता है, नहीं समझ में आता है तो फिर दिमाग घूमता है, वो भी है। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। ट्रेनिंग किया ना, सी तीनों तो एलोकेट किया बच्चा। रिजर्वेशन किसमें है? सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर में, तो रिजर्वेशन का पूरा खर्चा हमने पैसेंजर के हिसाब से इसको दे दिया। ट्रेनिंग किसका कर रहे हैं? स्टाफ का, तो स्टाफ के रेशो में एलोकेट किया, और फ्लाइट शेड्यूलिंग फ्लाइट को लेके है तो इस रेशो में एलोकेट किया। 3 खर्चे और सामने 3 कॉस्ट ड्राइवर। देव कहाँ मिस किया, कहाँ मिस किया? ट्रेनिंग स्टाफ का हो रहा है, शेड्यूलिंग फ्लाइट का हो रहा है, रिजर्वेशन सिर्फ एक ही जन के पास है, तो हो गया ना एलोकेट, 3 के सामने 3। प्रॉब्लम किधर? डन मान। चलो मूविंग ऑन टू डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। XYZ ऑर्नामेंटल कंपनी हैज मेड अ नेम टू काउंट ऑन फॉर क्वालिटी एंड सर्विस। हम लोग ब्ला 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 सब टाइम पास है, जाने दो। हम लोग बोल रहे हैं कि हमने एस्टिमेट करा है एक स्टार नाम का प्रोडक्ट जिसकी वेरिएबल कॉस्ट है 622 और एक ड्वार्फ नाम का प्रोडक्ट जिसकी वेरिएबल कॉस्ट है 103.75। अभी तक सिर्फ इतना डेटा अपने लिए काम का है कि हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला है स्टार का 622 और ड्वार्फ का 103.75। बाकी होमवर्क दे दो, नहीं ऐसे होमवर्क नहीं दे सकते, मैं करवा रही हूँ तो फटाफट हो जाएगा। समझो आज के लेक्चर में हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके बाद 4 इलस्ट्रेशंस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, 4 इलस्ट्रेशंस के अलावा 7 या 8 क्वेश्चंस और है, मतलब 8 + 4 12 + 6 18 19 क्वेश्चंस मैं आपको एक लेक्चर में करा रही हूँ कॉस्टिंग के। घर पे कोई जिंदगी में ना हो आपसे, है ना। चलो आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। स्टार और ड्वार्फ की अपने पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, प्रोडक्शन दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है। मैं पूरे लिख के नहीं करवाती, ओवरव्यू तो मैं दूंगी, मैं नहीं छोड़ने वाली, बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको बाद में दिक्कत आए। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 1 crore 20 लाख का है, ठीक है। आउट ऑफ विच 30% बिलोंग टू प्रोक्योरमेंट, वेयरहाउसिंग एंड यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, और बाकी सब डायरेक्ट लेबर को रिलेटेड है। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इसके अलावा अपनी 1 crore 20 लाख की और दूसरी ओवरहेड्स इनकर हो रही है, जिसका 30% मटेरियल से रिलेटेड है और 70% लेबर से रिलेटेड है। प्रेजेंटली हम क्या करते हैं भाई, हमने सिंपल किया कि 1.2 करोड़ इंटू 30% मटेरियल से रिलेटेड है ना, तो जो भी आया उसको दिस इज टू दिस मटेरियल के कॉस्ट के रेशियो में एलोकेट कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं एज ऑफ नाउ करंटली सीधा हम उसको मटेरियल के और लेबर के कॉस्ट के टोटल कॉस्ट के रेशियो में एलोकेट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब एक अपने को किसी का ऑर्डर मिला है जो अपन से परचेज करना चाहता है, स्टार 750 में और ड्वार्फ 151 में,
और हम ऐसा कोई भी काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें 28% से कम अपने को कंट्रीब्यूशन मिले, यानी कम से कम हमको 28% का कंट्रीब्यूशन तो चाहिए ही, तो ही हम काम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटली जो हो रहा है उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। चलो, प्रेजेंट कैलकुलेशन इन लोगों ने दिया ही नहीं है, आई गेस सीधा एक्टिविटी बेस्ड का कैलकुलेशन ही इन लोगों ने दिया है क्या। प्रेजेंट कैलकुलेशन का सीधा आंसर लिख दिया है। अंडरस्टैंड मतलब प्रेजेंट कैलकुलेशन अगर आप करोगे ना तो आपको 28% नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 15.88% ही कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो आप प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जब रीअलोकेशन करोगे कॉस्ट का तो आप एक्सेप्ट कर पाओगे। प्रेजेंट सिनेरियो में करना क्या है, सिंपली सेलिंग प्राइस है अपने पास माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, जो डायरेक्ट लेबर का मटेरियल लेबर और मटेरियल का दिया है वो एज इट इज अपने को लेना ही है। उसके अलावा जो ओवरहेड है उसको भी इन्होंने क्या बोला कि मटेरियल और लेबर के जो टोटल कॉस्ट है उस हिसाब से आप उसको एलोकेट कर दो, एलोकेट करके आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है कि ऐसा टोटल बेसिस पे एलोकेट करना गलत है, जिसने जितना एक्टिविटी यूज करा है उसको उतना ही एलोकेट करो ना, ज्यादा क्यों एलोकेट करना। तो समझो आज जो डायरेक्ट मटेरियल के ओवरहेड्स है ना, वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हम एक स्टार बनाते हैं तो एक स्टार बनाने में हमको 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, एक ड्वार्फ बनाने में हमको 8 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं, और अदर प्रोडक्ट में एक यूनिट बनाने के लिए हमको 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। सेम अगर मैं लेबर की बात करूं तो एक स्टार बनने में 7 आवर्स ऑफ लेबर लेता है, एक ड्वार्फ बनने में 6 आवर्स ऑफ लेबर लेता है। मतलब क्या इन लोगों ने सेम मटेरियल और सेम लेबर यूज किया होगा क्या? द आंसर इज नो। टुडे आई एम सेइंग कि मैंने टोटल 10,000 स्टार बनाए, मैंने टोटल 10,000 स्टार बनाए और एक स्टार 5 मटेरियल को यूज करता है, व्हिच मींस 10,000 into 5 50,000 का 50,000 का मटेरियल किसने यूज करा होगा, स्टार ने यूज करा होगा। अगर मैं ड्वार्फ की बात करूं तो 20,000 ड्वार्फ मैंने बनाए मल्टीप्लाई बाय 8 व्हिच मींस 1,60,000 का मटेरियल किसने यूज करा होगा, ड्वार्फ ने यूज किया होगा। और अदर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें व्हिच इज 80,000 इनटू आई विल से कि 5 पर प्रोडक्ट लगता है तो 8 5 40 4 लाख का यहाँ पे क्या हो गया होगा, अदर प्रोडक्ट ने मटेरियल यूज किया होगा। तो अब जो मेरा मटेरियल का टोटल मटेरियल का कॉस्ट है उसका मैं एलोकेशन कैसे निकालूंगी, 50:160:4 के हिसाब से इसका एलोकेशन निकालूंगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या व्हाट आई एम सेइंग? लिख के करवा सकती हूँ बट आई बिलीव कि इतना ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है। अपने पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, पर यूनिट सब कुछ निकालना है, टोटल मटेरियल है, टोटल लेबर, नंबर ऑफ यूनिट्स अपने पास है, तो पर यूनिट मटेरियल आया, पर यूनिट लेबर आया। अब उसके बाद मैंने बोला कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का 30% तो मटेरियल से रिलेटेड है, व्हिच इज 36,000। इसको मैं कैसे एलोकेट करूं, तो मैं सिंपली 10,000 into 5 50,000 is to 160 is to 4 लाख के रेशियो में इसको अगर एलोकेट करने जाऊंगी तो 6,10,000 आ जाएगा। 6,10,000 इज नाउ फॉर द टोटल मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है। तो अब स्टार एक स्टार कितने यूज करता है, 5 रॉ मटेरियल, एक स्टार 5 रॉ मटेरियल यूज करता है, तो आई विल सिंपली डू एलोकेशन व्हिच मींस टोटल 36 लाख का मेरा कॉस्ट हो रहा है, टोटल 36 लाख का कॉस्ट हो रहा है, अपन हम क्या कर लेंगे 6 लाख 10 कर लेंगे व्हिच कम्स टू 5.9 पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, 5.9 पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब एक स्टार बनने में 5 यूज करता है तो सिंपली 5.9 into 5 विल गिव मी द टोटल मटेरियल ओवरहेड एलोकेशन टू स्टार पर यूनिट। ये कैलकुलेशन किसी के दिमाग में बैठा क्या, किसके दिमाग में नहीं बैठा? चलो, क्या हम सीधा सीधा एलोकेट कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट के टर्म्स में? द आंसर इज नो। आई एम सेइंग कौन कितना मटेरियल यूज कर रहा है उसको उतना ही एलोकेशन मिलना चाहिए। तो स्टार एक यूनिट बनाने के लिए 5 मटेरियल यूज करता है तो उसको ज्यादा, मतलब हमको तो पर मटेरियल निकालना पड़ेगा, तो पर सिंगल मटेरियल आई एम सेइंग 5.9 का एलोकेशन है। तो स्टार अगर एक यूनिट में 5 यूज कर लेता है तो 5.9 into 5 कर लो तो आपको स्टार का एलोकेशन मिलेगा, और सिमिलरली आपको ड्वार्फ का एलोकेशन मिलेगा। वैसे ही हम लेबर करेंगे, तो अगर 30% मटेरियल कॉस्ट था तो 1 करोड़ 20 लाख का 70% तो लेबर कॉस्ट हो जाता है। 84 लाख इज फॉर टोटल लेबर, लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया, लेबर ने टोटल 5,90,000 आवर्स काम करा है, यानी फॉर वन सिंगल आवर दैट दे वर्क 14.24 का एलोकेशन जाता है। स्टार में हम 7 आवर्स काम करते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, तो 7 into 14 99 का लेबर का एलोकेशन चला जाएगा। सब लोग बोलेंगे हाँ या ना। क्या मैं सीधा 7:6:5 के रेशियो में एलोकेट कर सकती हूँ? नहीं, 7 पर यूनिट है, यूनिट्स भी तो अलग अलग है, मतलब स्टार ने टोटल 70,000 आवर्स यूज करे हैं, इसने टोटल 120,000 आवर्स यूज करे हैं, तो उस हिसाब से इनको टोटल एलोकेशन होगा। फिर मुझे पर यूनिट चाहिए तो उसको हम कैसे निकालेंगे पर यूनिट, तो एक काम करो ना, पर आर ही निकाल लो, और फिर पर आर को एक प्रोडक्ट में कितने यूनिट लग रहे हैं वैसे कैलकुलेट कर लो, या ऑपोजिटली क्या करो 84 को 70:120:4 में एलोकेट करो तो आपको सबका टोटल मिलेगा, फिर उस पर डिवाइड बाय यूनिट्स करो तो भी आपको पर यूनिट मिल जाएगा। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो 590 मेरा जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, मैं सीधा क्या करूं 84 लाख जो टोटल खर्चा है ना उसको 70:120:400 में एलोकेट कर दूं, तो मुझे मिलेगा टोटल स्टार को कितना गया, टोटल ड्वार्फ को कितना गया, टोटल अदर को कितना गया। अब टोटल स्टार को जितना भी जा रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो तो पर यूनिट मिल जाएगा। या तो फिर ऑपोजिट मैंने क्या किया, मैंने पर आर निकाल लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया 84 लाख टोटल खर्चा है और टोटल 5,90,000 आवर्स काम हुआ है सारा लेबर मिला के, बिकॉज़ 10,000 into एक यूनिट के लिए 7 घंटे, 20,000 into एक यूनिट के लिए 6 घंटे, 80,000 into एक यूनिट के लिए 5 घंटे, तो टोटल इतने घंटे हुआ, तो मुझे पर आर मिल गया। अब एक प्रोडक्ट कितने घंटे काम कर रहा है उस हिसाब से 7 into ये करके मुझे पर यूनिट मिलेगा ना। दोनों एक्सेप्टेबल वेज ऑफ सॉल्विंग है, बोलो यस और नो। अनीश, तो अब कुछ नहीं बचा है, बस खत्म, सिंपल। अपने पास सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में अवेलेबल है, अपने पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मटेरियल रिलेटेड ये अपन ने निकाला, और अल्टीमेटली अपने पास कंट्रीब्यूशन आ चुका है, बोलो हाँ या ना। जो कैलकुलेशन था, देखो वेरिएबल कॉस्ट तो पर हेड दिया ही है, मटेरियल और लेबर टोटल दिया है, टोटल क्वांटिटी अपने पास है तो पर यूनिट निकल जाएगा। देखना क्या था, सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का एलोकेशन, जो इन्होंने सीधा मटेरियल टू लेबर के फॉर्म में कर दिया, पर वैसे नहीं कर सकते, कौन कितनी एक्टिविटी यूज कर रहा है पर यूनिट उसको उतना ही तो हम एलोकेट कर पाएंगे। तो स्टार पर यूनिट 7 आवर्स ऑफ लेबर यूज करता है, 1 आवर ऑफ लेबर में इतना खर्चा जाता है, तो 7 आवर्स ऑफ लेबर यानी एक स्टार बनाने के लिए 99.68 का लेबर रिलेटेड ओवरहेड एलोकेट हो जाता है। एवरी सिंगल स्टूडेंट से यस और नो। अनीश आया समझ में? आगे बढ़ूं, ये करंट सिनेरियो के हिसाब से कैलकुलेटेड है कि सीधा मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट का डायरेक्ट एलोकेशन कर दिया है। क्वेश्चन 4 इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन 4 इज एक्सट्रीमली सिंपल, जो आप जेन्युइनली होमवर्क में कर सकते हो। आई विल स्टिल गिव यू एन ओवरव्यू। 4 एज वेल एज 5 दोनों ही बहुत सिंपल है। देखो
4 में भी क्या है, ये कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑलवेज सिंपल होता है हमेशा। यूनिट्स कितने बेचे, कौन से कस्टमर को, ठीक है। मार्जिन अपन को सीधा दे रखा है, इसने इतने ऑर्डर लगाए, इतनी डिलीवरी मांगी और एक डिलीवरी में इतने किलोमीटर है। सिंपल हमने कॉस्ट दिया है, एक ऑर्डर को प्रोसेस करने के 2000 लगते हैं। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल इज दिस पर आइटम, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 3 पर किलोमीटर और रश डिलीवरी जो अपन ने की है तो पर डिलीवरी 800 लगता है। अरे सिंपल है क्या, ए के लिए खाली सॉल्व करके बताऊं अगर, तो ए में हमने बोला 6000 यूनिट सेल किए और एक यूनिट पे हमने 6 रुपए कमाए, ये हमने कमाया। सामने मैं क्या बोल रही हूँ, ए ने कितने मेरे को ऑर्डर दिए, 10 ऑर्डर दिए, ठीक है, और एक ऑर्डर का 2000 लग जाता है, तो 10 10 into 2000 ये मेरा ऑर्डर कॉस्ट चला जाएगा। पर आइटम 0.15 का कुछ तो मेरा और एडिशनल कॉस्ट लग रहा है, तो 6000 into 0.15 का कुछ मेरा और हैंडलिंग कॉस्ट लग गया। 3 पर किलोमीटर का मेरा कॉस्ट लगता है, 3 डिलीवरी ली और एक डिलीवरी में 100 किलोमीटर है, मतलब 300 किलोमीटर तो मैंने ट्रैवल कर लिया। 3 डिलीवरी ली और एक डिलीवरी में 100 किलोमीटर है, मतलब 300 किलोमीटर का मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ा डिलीवरी देने के लिए, और पर किलोमीटर 300 का खर्चा जाता है, तो 300 into 3 मेरा डिलीवरी कॉस्ट हो गया। और रश डिलीवरी इसने कोई ली नहीं है, बी ने खाली रश डिलीवरीज ली है, तो बी का ये नॉर्मल खर्चा तो है ही है, उसके अलावा बी ने एडिशनल 3 रश डिलीवरी और ले ली थी जिसमें 800 पर डिलीवरी, तो उसका और एडिशनल माइनस हो जाएगा, और ऐसे करके आपको हर कस्टमर का कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये तो बिना पढ़ाए भी अगर कोई पूछे तो आना चाहिए, कभी पढ़ाया भी नहीं होता, ये सीधा क्वेश्चन देती तो भी आप इसको कर पाते। सिंपली देखो 6000 into 6 से आया आपको मार्जिन, फिर माइनस 10 ऑर्डर थे और एक का कॉस्ट 2000 था, राइट। यहाँ पे 6000 into 0.15 अपने को एक प्रोडक्ट पे हैंडलिंग लग रहा था, देन डिलीवरी हमने 100 किलोमीटर एक 3 डिलीवरी करी, एक डिलीवरी में 100 और 3 रुपए कॉस्ट, तो 100 into 3 300 into 3 900 मैच हो गया, रश डिलीवरी कोई है नहीं, तो ये अपने को सीधा प्रॉफिट और लॉस मिल गया। ऐसे ही आपको सारे कस्टमर का 1 by 1 कर लेना है। बी में खाली एक रश डिलीवरी और आ जाएगी, तो उसने 3 रश डिलीवरी ली है और एक डिलीवरी का 800 रुपए है, तो 2400 उसका और रश डिलीवरी ऐड हो जाएगा, बाकी किसी में कोई रश डिलीवरी का खर्चा नहीं है। तो वेरी सिंपल, इसमें गलती आप कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते हो, है ना। और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 दोनों कस्टमर अकाउंट के लिए, ये भी सेम है। देखो कितना विजिट करा, कितने ऑर्डर हुए, कितना डिलीवरी है और एक में कितना कितना खर्चा होता है, सेम टू सेम जो हमने 4 में किया वही हमको 5 में करना है। बोलो 5 होमवर्क में करोगे क्या, सेम है, देख लो कितने बेचे और कितने में बेचे, ठीक है। उसके बाद इतना विजिट हुआ, इतना ऑर्डर, इतना किलोमीटर, पर विजिट कितना चार्ज, पर ऑर्डर कितना चार्ज और पर हैंडलिंग कॉस्ट कितना, जो क्वेश्चन 4 में था वही सेम टू सेम क्वेश्चन 5 में करना है। कुछ भी नहीं, ड्राइवर है और पर ड्राइवर कॉस्ट दे रखा है, मल्टीप्लाई करो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाता है ना। 4 जैसा 5 खुद से करेंगे क्या, रेगुलर बैच होता तो शांति से लिख के करते, बढ़िया आधा घंटा टाइम पास हो जाता है ये दो क्वेश्चन करने में, जो अभी हम लोग नहीं करना चाहते हैं, है ना। एंड क्वेश्चन 6 भी ऐसा है, देखो कितने ऑर्डर है वर्सेस पर ऑर्डर क्या प्राइस है, यानी पर mgh और WLY। इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 into 300, 2 into 300, 15 into 300, यहाँ पे 1 into 250, 100 into 80, 1 into 150, बस ये कर करके सारी की सारी आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। बाकी इसमें कुछ भी करने की जरूरत अपने को है नहीं। हाँ, लिस्ट प्राइस नहीं लेंगे हम, लिस्ट प्राइस तो हम बताते हैं एक्चुअली कितने में बेचा है वो लेके ही कंपैरिजन होगा, कोई बोलने की बात नहीं है। बाकी क्या दे दिया आपने, डिस्काउंट दे दिया, तो कंपैरिजन हमेशा एक्चुअल सेल्स प्राइस से ही हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के करते हैं। यस विनय, इस क्वेश्चन में भी सारे कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हैं और कॉस्ट ड्राइवर का रेट दिया है, मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल कॉस्ट पर एक्टिविटी के लिए मिलता जाएगा, वो सब सेम टू सेम। इसमें सिर्फ अलग क्या है, ये 310 नेट 30 नेट 30 310 नेट 30, इसका कोई मतलब मेरे को बता दे तो बाकी पूरा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसका क्या करना है बताओ, इन्होंने बोला 3 10 नेट 30 का मतलब ऐसा होता है, अगर कस्टमर को नॉर्मली 30 डेज में पेमेंट देना है, हम बोल रहे हैं अपने जो क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है वो 30 डेज का है, लेकिन अगर कस्टमर 10 दिन में पेमेंट कर देता है तो हम उसको 3% एडिशनल डिस्काउंट देंगे। इसका ये मतलब होता है 3 10 नेट 30 का मतलब इसमें सिर्फ नेट 30 लिखा है, मतलब इसको 30 डेज में पेमेंट करना है, ये आज अभी भी कर देना तो इसको एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो क्या बोला हमने, देखो अगर ये लोग 10 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो इनको 3% डिस्काउंट देंगे हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे। कस्टमर एमजीएच में इतना बार्गेनिंग पावर नहीं है तो उसको हमने कोई बेनिफिट दिया ही नहीं, कस्टमर एमजीएच में बेनिफिट दिया नहीं, उसको सिर्फ 30 डेज में पेमेंट करना है। वेरेस पर और WLY दोनों ने फायदा लेने के लिए 10 दिन के अंदर हम लोग को पेमेंट कर दिया था, तो जब इसका स्टेटमेंट बनाओगे तो दोनों की सेलिंग प्राइस में क्या करना, 3% का आप लोग डिस्काउंट दे देना। आना सबको आता है, वेरी वेरी सिंपल। बस तो ऐसे ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बाकी सारे एक्टिविटीज जिसमें जितनी इनकम हुई है एज इट इज मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 1 लाख ऐसा है जो किसी को भी असाइनेबल नहीं है, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल कर 1 लाख टोटल कंपनी में से माइनस करेंगे, किसी को भी एलोकेट नहीं करेंगे। सीखिए, ये समझ में आया। ऑर्डर टेकिंग, सेल्स, बिलिंग, कस्टमर विजिट, जो जैसे जितना ड्राइवर दिया था उतना माइनस करते गए और टोटल एक कॉलम कंपनी का अलग से बनाया, क्योंकि ये जो लास्ट का 1 लाख है ना जो असाइनेबल नहीं है वो हमने किसी में से भी माइनस नहीं किया और सीधा कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से माइनस करके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को उसने अफेक्ट कर दिया है। यस, तो ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट के सारे कांसेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए। इसके एमसीक्यू पेंडिंग रख रही हूं बिकॉज़ जितने भी एमसीक्यू है सारे के सारे एमसीक्यू पैरेटो एनालिसिस के हैं, सारे एमसीक्यू पैरेटो एनालिसिस के हैं। आप चाहो तो एक बार खुद से कोशिश करके देखना, समझ में आ जाएगा। देखो हमको पहले किसको रिस्पॉन्ड करना है, थोड़ा डायरेक्टली खत्म करते हैं। व्हिच वन नीड टू बी रिस्पॉन्डेड फर्स्ट, सबसे पहले रिस्पांस किसको दोगे, वाइटल फ्यू को या ट्रिवियल मैनी को? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, वाइटल है कम है उसको पहले ध्यान देंगे हम लोग, या जो बहुत सारे हैं और फालतू है उनको पहले ध्यान देंगे। ऑफ कोर्स हम पहले वाइटल फ्यू जो 80% इसको कवर कर जाते हैं वो वाइटल फ्यू को पहले, वो 20% लोग जो 80% फायदा देके जाते हैं उन वाइटल फ्यू को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्पैच करेंगे, अरे सबसे पहले उनको हम एड्रेस करेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर देती हूं 5 मिनट रुक जाओ, है ना। वाइटल फ्यू, उसके बाद पैरेटो एनालिसिस स्ट्रेटजी परफॉर्म कब करना है, करते ही रहना है, हमेशा हमेशा पैरेटो एनालिसिस करते रहेंगे, कंटीन्यूअसली बिल्कुल नहीं। ओके सर कभी कभी करना है ये भी नहीं, क्वार्टर जैसे हमने कुछ पढ़ा नहीं, मतलब एक कोई फिक्स पीरियड रखा पीरियडिकली। आप चाहो तो 1 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल, जब आपको ठीक लगता है उस पीरियडिक बेसिस पे पैरेटो एनालिसिस करते रहो। हमेशा करते रहो ये भी गलत है, कभी कभी करो ये भी गलत है, और क्वार्टर जैसा कोई रूल है नहीं, मतलब पीरियडिकली अपने को क्या करना है, पैरेटो एनालिसिस करते जाना है। देन उसके बाद पैरेटो एनालिसिस इसमें से हम किस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्या इन्वेंटरी कंट्रोल पे अप्लाई कर सकते हैं? यस। कौन सी इन्वेंटरी है जो सबसे महंगी है, कम क्वांटिटी में यूज होती है पर इंपॉर्टेंट है, उस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। वैसे छोटे मोटे स्क्रू वगैरह स्पेयर पार्ट्स है उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी बिल्कुल पैरेटो क्वालिटी पे भी अफेक्ट करने ही वाला है। ऑफ कोर्स कस्टमर पे तो सबसे पहले करेगा कि कौन सा कस्टमर है सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है उस पे ध्यान दो, कौन सा कस्टमर कम फायदा दे रहा है उस पे मत ध्यान दो, मतलब अकॉर्डिंग टू अस तीनों में ही पैरेटो काम का है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट ऑफ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें पैरेटो काम का नहीं है। क्वालिटी, अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा क्वालिटी को इंपैक्ट कर रहा है उस पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे। तो ऑफ कोर्स क्वालिटी, इन्वेंटरी और कस्टमर तीनों में ही पैरेटो लग सकता है। तो इनका क्वेश्चन क्या है, पैरेटो इसमें नहीं लगेगा, तो नॉट ऑफ। पैरेटो सब में लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे पैरेटो नहीं लगेगा। पैरेटो इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ऑफ कोर्स ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वही बात आ जाती है। तो
Pareto ranks the causes, reasons in descending order, hence help to identify payoff. मतलब हम लोगों को उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है जो हमको ज्यादा फायदा दे रहा है, ऊपर आ रहा है Pareto के. जैसे जैसे हम Pareto में नीचे बढ़ते जाएंगे, अपना जो इंटरेस्ट है वो डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के ऊपर Pareto प्रिंसिपल बेस्ड है. अब ये एकदम टिपिकल थ्योरी पॉइंट था, वैसे पूरी थ्योरी वगैरह सब कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ क्लोज कॉस्ट के साथ समझाऊंगी, बट आई फील आप उस पोजीशन पे हो के बिना Pareto पढ़े भी आप आज Pareto के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना. अब एक है अपना ये जिज्ञासा लिमिटेड वाला क्वेश्चन यूट्यूब पे, है ना. इसको सर्च कर लेंगे, जिज्ञासा लिमिटेड वाला क्वेश्चन यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है. दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, अच्छा इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. सीएम एससीएमपी जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड, क्वेश्चन का नाम से ही आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन में जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है. वो जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का क्वेश्चन है वो एज इट इज आपको यूट्यूब पे मिलेगा. 13 मिनट्स का वीडियो है खाली, 1 से 13 मिनट्स का. देख लो 30 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है. तो आराम से खुद से कोशिश करना, खुद से हो जाए तो अच्छी बात है. खुद से नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे, जिज्ञासा वाला ये क्वेश्चन दिख जाएगा, एज इट इज देख लो. थोड़ा ब्लर है, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है फेसबुक के, तो यहाँ पे आपको एज इट इज वो पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो एक मैंने होमवर्क आपको दिया है ना. तो हम लोगों ने क्या करा है, सारे क्वेश्चन करे हैं. मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है जो एकदम सिंपल था, वो भी पूरा ओवरव्यू देके करवाया ना कि किसका कॉस्ट ड्राइवर किसकी कॉस्ट प्लस माइनस होना है. जिज्ञासा वाला खाली आप यूट्यूब से देख के आओगे. बाकी एवरी सिंगल क्वेश्चन इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट अपन ने क्लास में कंप्लीट किया. बोलो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है क्या? 5 में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं. हम लीन सिस्टम इनोवेशन, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कैसे बनती है और स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट. तो ये रियलाइज हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. क्या बात कर रहे हो मैं, लीन किया, मॉडर्न बिजनेस किया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया और स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट किया. हम लोग 5 चैप्टर्स ऑफ द सिलेबस जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स है, 1 से 30 में से हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. बोलो दिल आगा कॉन्फिडेंट लग रहा है कि हां यार मैनेजेबल है, सारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और एमसीक्यूज भी बन रहे हैं. मैं कोशिश करूंगी मैं पूरी मॉड्यूल आप लोगों को क्लास में मेरे साथ सॉल्व करवाऊं, इवन थ्योरी आल्सो एंड प्रैक्टिकल आल्सो. एबीबी इज नथिंग एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. जब बजट बनाते हो ना तभी भी एक्टिविटी वाइज कंसीडर करके कौन सी चीज वैल्यू एडिंग है, कौन सी चीज वैल्यू एडिंग नहीं है, वो सब कुछ ध्यान में रख के बजट बनाना है. दैट इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट रेलेवेंट, है ना. बोलो यस और नो. कुछ चीजें वॉलंटरीली नहीं बता रही हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है. थ्योरी में घुसने जाओगे तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत सारी थ्योरी में आप लोग जा सकते हो. अपने लिए क्या काम का है वो अपन देखेंगे. मैं फुल कवरेज कर रही हूं, जितना काम का है उतना.